क्या होता है जैसे जिन जो स्मोकर्स होते हैं, जो ज़्यादा बातें करते हैं, अब ह कोई ये ज़्यादा बातें कर रहा है, कोई कम बातें करता है ना? तो अब जो ज़्यादा बातें कर रहा है, वो जो उसकी पर्सनैलिटी में जो वो ट्रेट आया है ना? तो अब आप सोचो कि वो कहाँ से आया है, जो उसकी ओरल स्टेज थी, 12 से 18 महीने की, है ना? तो जिनकी जो पर्सनैलिटी हो जिनका माइलस्टोन जिनकी स्टेज जो होती है वो अगर वो फिक्स हो जाती है ओरल स्टेज में, है ना? तो आगे चल के वो पर्सनैलिटी में अफ़ेक्ट करती है और लोग कैसे होते हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो जैसे कि ज़्यादा बातें करना, ईटिंग, मुँह से रिलेटेड, है ना? सो इसमें देखो क्या-क्या चीज़ें हैं, कैसे फिक्सेशन हो सकता है। तो जो बच्चे ओवरली इंडल्ज होते हैं, ठीक है? और फ्रस्ट्रेटेड इन देयर सर्च फॉर ओरल ग्रैटिफिकेशन या तो जिनको खाना-वाना ये सब ओरल ग्रैटिफिकेशन जिनको नहीं मिल पाता, है ना? तो इसमें क्या है जैसे कि अगर बच्चा छोटा है, तो खाना उसको दूध नहीं मिल रहा है ना? उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है या फिर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही बच्चा रो रहा है ना? जैसे ही वो रोता है, क्राई करता है और तुरंत उसको कुछ चीज़ खाने को मिलती है, ठीक है? बाय बीइंग फेड एवरी टाइम दे क्राइड और फ्रस्ट्रेटेड इन देयर सर्च फॉर ओरल ग्रैटिफिकेशन अगर ये 2 चीज़ें होती हैं, उन केसेस पे ये क्या होता है, ये स्टेज फिक्स हो जाती है। ठीक है? They might become fixated at this stage. ठीक है? अब display fixation means the adult show personality characteristic that are related to earlier stage of development. Fixation का क्या मतलब होता है? आपकी वो जो स्टेज पे जो चीज़ें थीं जो स्टेज से रिलेटेड थी वो जब आगे चल के आपकी पर्सनैलिटी में शो होती हैं उसको बोलते हैं हम फिक्सेशन। तो जो ओरल स्टेज में फिक्सेशन होता है, वो लोग बड़े होके एडल्ट होके आप देखोगे उनकी जो ओरल एक्टिविटीज़ होती हैं उनका इन उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। जैसे ओवर ईटिंग, स्मोकिंग तो उनको वो प्लेज़र किसमें ढूँढते हैं? थ्रू माउथ। समझ में आया इतना? यस मैम। तो देखो सिर्फ़ स्टेजेस रटनी नहीं है कि ओरल स्टेज होती है 12 से 18 महीने होती है, उसमें माउथ और वो होता है। तो इसमें हम मेन जो पढ़ रहे हैं वो उसका कारण उस क्यों है वो इसलिए ही है, ठीक है? तो अ, अब देखो क्या है एनल स्टेज कितना तक होती है आपका 12 टू 18 मंथ से लेकर के 3 इयर्स ऑफ एज तक। तो वेयर द एम्फेसिस इन मोस्ट कल्चर इज़ ऑन टॉयलेट ट्रेनिंग, है ना? तो क्योंकि टॉयलेट ट्रेनिंग पे ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है। अब बच्चा क्या है बड़ा हो रहा है, अब अगर उसको बिस्तर में सुसु कर रहा है, तो उसका जो मेन चीज़ होती है, वो क्या होती है, अभी उसको स्कूल तो जाना नहीं है ना? तो उसको मेन चीज़ जो सीखनी है अभी, वो क्या है? टॉयलेट ट्रेनिंग। तो एट दिस पॉइंट द मेजर सोर्स ऑफ प्लेज़र अगर बच्चा अपने यूरिन पे कंट्रोल रख पा रहा है ना? तो रख पा रहा है और अगर अपनी सपोज़ टॉयलेट अपना उसको अगर अ, एक्सपल्शन ऑफ फीसेस ठीक है? तो अपने अगर वो सुसु पॉटी पे कंट्रोल कर पा रहा है तो उसने टाइमली कंट्रोल करना सीख लिया, तो क्या होगा आपका ये स्टेज प्रॉपरली पास हो जाएगी। अगर क्या है इस स्टेज में वो टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं सीख पाया, उसका अपने बावल पे, अपनी ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं सीख पाया वो, तो क्या होगा ये स्टेज पे फिक्सेशन हो जाएगा, है ना? अब अगर इस स्टेज पे फिक्सेशन हो गया, तो कई बार देखा है ना बच्चे 3 साल तक तो वैसे सीख जाना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है बड़े होने तक भी बिस्तर पे सुसु करते हैं, है ना? तो ये क्या एक तरीके से जब टॉयलेट ट्रेनिंग प्रॉपरली नहीं हुई है।
अदर देन मेडिकल कंडीशन। तो अगर टॉयलेट ट्रेनिंग प्रॉपरली नहीं मिलती है तो बच्चे को सिखाया जाता है ना, कि कैसे उसको हेल्प कर सकते हैं, कैसे उसको टॉयलेट जाना है, बताना है कि अब मुझे जाना है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो सिखाई जाती हैं। ऐसे में अगर बच्चा सीख जाता है कंट्रोल करना, तो उसका जो मेन प्लेज़र किससे मिलता है? उसके कंट्रोल पे, जो उसके बाउल पे जो कंट्रोल होता है, एनल पे कंट्रोल होता है, तो बच्चे को क्या मिलता है उससे? प्लेज़र मिलता है। तो अगर प्लेज़र फ्रॉम बोथ रिटेंशन एंड एक्सपल्शन ऑफ फीसेस, तो देखो इसमें दोनों चीज़ें हैं, एक तो कंट्रोल करना और दूसरा एक्सपल्शन ऑफ फीसेस। देन इफ टॉयलेट ट्रेनिंग इज पर्टिकुलरली डिमांडिंग द रिजल्ट में बी फिक्सेशन, अगर नहीं हो पाती तो फिक्सेशन होता है। अब इफ फिक्सेशन अकर ड्यूरिंग द एनल स्टेज, तो अडल्ट में क्या पर्सनैलिटी जो कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिली है वो क्या है? अनयूजुअल रिजिडिटी, ऑर्डरलीनेस, पंक्चुअलिटी और एक्सट्रीम डिसऑर्डरलीनेस और स्लॉपीनेस। ठीक है, तो कई बार आप देखोगे कि जो ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते कई बार, है ना। अ, उनको हर एक चीज ऑर्डर में चाहिए, पंक्चुअलिटी, या फिर क्या होगा, या बिल्कुल एक्सट्रीम होंगे। ठीक है, एकदम स्लॉपी, केयरलेस, ऐसे वाले होते हैं। तो देखो, ये जब साइकोलॉजी पढ़ते हैं, साइकेट्री पढ़ते हैं, तो साइकेट्री में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं? ये जो जितने भी आपके मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है ना, सीजोफ्रेनिया, बाइपोलर, सब्सटेंस अब्यूज, जो आपके जितने भी हमारे पढ़ रहे हैं, तो कैसे हमारी बचपन की जो सारी माइलस्टोन्स है वो आगे चल के कैसे हमें वीक बना रही है, हमारी कैसी पर्सनालिटी को अफेक्ट कर रही है, कैसे रिजिड हो जाते हैं वो लोग। अगर ऐसे रिजिड होते हैं, अपने इमोशंस अच्छे से शो नहीं कर पाते, एनल स्टेज की बात कर रही हूँ, तो अगर नहीं कर पाते ऐसे लोग क्या होते हैं? फ्रेंडली नहीं होते। ठीक है, वो हेजिटेट करते हैं फ्रेंड्स बनाने में, है ना। तो बड़े होके ये इस तरीके से हमारे पर्सनालिटी पे असर करता है। ये समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. देखो क्या होता है, अब आई कौन सी स्टेज? फैलिक स्टेज। तो इसमें फैलिक स्टेज क्या है? क्या होता है फैलिक स्टेज में? Phallic stage begins at which point there is another major shift in the primary source of pleasure. This time, interest focus on genitals and the pleasure derived from fondling them. This is also the stage of one of the most important point of personality development according to Freudian theory, the Oedipal complex conflict. एज चिल्ड्रन फोकस, तो इसमें जो मेन चीज देखी गई है वो क्या है? बच्चा ऑपोजिट सेक्स के जो पेरेंट है उसकी तरफ अट्रैक्ट रहता है। ठीक है, तो अगर बेटा है तो वो अपनी माँ से ज्यादा अटैच होगा, अगर बेटी है तो वो अपने फादर से ज्यादा अटैच रहती है। तो अगर बेटा है, बेटा और मदर का जो रिलेशनशिप है, अगर बेटा अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं हम? एडिपल कॉम्प्लेक्स। और अगर बेटी होती है तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। किसके नाम पे रखा गया है ये? तो एडिपल कॉम्प्लेक्स रखा गया है। एक बार क्या हुआ था कि एक जो मदर के टुवर्ड्स अटैचमेंट होता है, तो एक बार एक बच्चे का बेटा, लड़का था, तो वो अपनी माँ के साथ इतना अटैच था कि उसने अपने फादर का मर्डर कर दिया था। तो ऐसी एक स्टोरी है। तो उससे ये टर्म लिया गया था, एडिपल कॉम्प्लेक्स। So, at this Freud believed that the male began to develop sexual interest in his mother, start to see his father as a rival. तो वो अपने फादर को राइवल देखने लगता है, और हार्बर्स द विश टू किल हिज फादर।
ठीक है, एडिपस डिड इन द एंशियंट ग्रीक ट्रेजेडी। तो ये एंशियंट ग्रीक की ये एक इंसिडेंट है, ट्रेजेडी है, किस्सा है। बट because he views his father as too powerful, he develops a fear of retaliation in the form of castration anxiety। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा क्या है, माँ की तरफ अट्रैक्ट फील करेगा। ऑन द अदर हैंड वो अपने फादर को कैसा देखेगा, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। ठीक है, अपना एक राइवल देखेगा उसमें, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। तो देन क्या होता है, अगर इस स्टेज में फिक्सेशन होता है, ठीक है, धीरे धीरे बच्चा अगर नहीं सीखता, नेक्स्ट स्टेज में नहीं आता, इस चीज को नहीं ओवरकम कर पाता, इस जो आपकी जो ये जो अट्रैक्शन है ना ऑपोजिट पेरेंट के टूवर्ड्स, अगर बच्चा इस चीज से ओवरकम नहीं कर पाता, ठीक है, इस स्टेज में तो आगे चल के क्या होता है, उसके आप भी देखा गया है कि उस वो क्या होगा, एक तो अपने फादर से जो डरा हुआ रहेगा, ठीक है, अपनी the become so powerful that the child represses his desire for his mother and instead choose identification with his father, trying to be as much like him as possible। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बच्चा अगर ये फियर, तो वो अपने पापा से डरने लगेगा, है ना। अगर ये डर इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि क्या होता है कि वो अपनी जो मदर के टुवर्ड्स जो डिजायर है उसको रिप्रेस करेगा। रिप्रेशन और सप्रेशन पढ़ा है ना डिफेंस मैकेनिज्म में। तो रिप्रेशन क्या होता है, कोई भी फीलिंग, कोई भी पेनफुल फीलिंग या कोई भी इस तरीके की फीलिंग जब अनकॉन्शियसली हम उसको भुलाने की कोशिश करते हैं, है ना, तो ये वर्ड यूज होता है रिप्रेशन। तो वो क्या करता है, अनकॉन्शियसली अपनी मदर के टुवर्ड्स वो चीजें, डिजायर जो है वो रिप्रेस कर देता है, और क्या करता है, अपने फादर की तरफ बनने की कोशिश करता है, ट्राइंग टू बी एज मच लाइक हिम एज पॉसिबल, है ना। इन पैरेलल टू एडिपस कॉम्प्लेक्स, ये तो था एडिपस कॉम्प्लेक्स, अब यही चीज लड़कियों में होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रा कॉन्फ्लिक्ट या कॉम्प्लेक्स। इसमें गर्ल लव्स हर फादर एंड compete विद हर मदर। ठीक है, फॉर गर्ल्स द प्रोसेस इज डिफरेंट। फ्रूड रीजन दैट द गर्ल बिगिन टू फील सेक्सुअल अराउजल टुवर्ड्स देयर फादर, and in a suggestion that was later to bring serious and non unreasonable accusations that he viewed women as a inferior to men, that they begin to experience envy, then they wish they had the anatomical part that at least Freud seemed to most clearly missing in girls, blaming their mother for lack of. Um, they become believe their mothers are responsible for their castration। इसमें इतना ठीक है। सो क्या होता है कि दे फाइंड दैट इन ऑर्डर टू रिजॉल्व सच अनएक्सेप्टेबल फीलिंग, अब क्या होता है कि जो अटैचमेंट है, तो कई बार क्या होता है कि वो फीलिंग क्या है, अनएक्सेप्टेबल है ना। तो उसको छुपाने के लिए क्या करते हैं, दे मस्ट आइडेंटिफाई विद द सेम सेक्स पेरेंट बाय बिहेविंग लाइक हर, adopting her attitude and values. In this way, a girl's identification with her mother is completed। तो इस स्टेज में क्या होता है, लड़की अपनी मदर की तरह
बिहेव करने लगती है, उन एटीट्यूड, वैल्यूज, ये सब सीखने लगती है। सो Oedipal complex is said to be resolved, and if things have gone smoothly, according to Freud, that both male and female move on to the next stage of development. If difficulty arises uh, during this period, however, all sort of problems are thought to occur, which include improper sex role behavior and failure to develop a conscience. तो क्या चीज़ है, कई बार इसको पीनिस एनवी भी बोलते हैं। तो जो लड़कियां होती हैं वो जो मेल्स होते हैं उनसे बिल्कुल अगेंस्ट हो जाती है, चिढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो इस स्टेज में ये सब चीजें भी देखी गई है। क्यों? क्योंकि क्या है, अपने जो फादर है उससे बहुत ज्यादा अटैच है ना, बहुत अट्रैक्टेड है। और वो जब अटेंशन नहीं मिलती तो कॉन्शियसली क्या होता है, वो एक जो आपका एक अनलाइकली या हेट्रेड वाली फीलिंग वो फील करने लगती है। ठीक है, आदमियों से। तो यूजुअली ये सारी चीजें होती हैं और ये क्या है, आगे चल के रिजॉल्व हो जाती हैं। और नेक्स्ट स्टेज कौन सी है? लेटेंसी। लेटेंसी क्या है? प्यूबर्टी तक होती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड sexual concern are more and less put to rest, even the unconsciousness. During adolescence, re-emerge ठीक है, तो लेटेंसी में क्या था? लेटेंसी में बेसिकली क्या होता है, अपने सेम सेक्स के जो ग्रुप होता है, ठीक है, वो ज्यादा प्लेजर देता है। तो अपने फ्रेंड्स बनाना, लड़कियां क्या होती है, लड़कियों का ग्रुप, उसमें स्कूल में जाके सीखते ना, लड़कियों का अलग ग्रुप होता है, लड़कों का अलग होता है। तो इसमें क्या होता है, सेम सेक्स के जो लोग होते हैं उनके साथ ज्यादा रहना, है ना, उनके साथ बातें करना, ये करना, वो चीजें प्लेजर देती हैं। तो इस स्टेज में क्या होता है कि अगर लड़की या लड़का, कोई भी इंडिविजुअल है, वो अगर फ्रेंड्स नहीं बना रहा है, किसी ग्रुप का पार्ट नहीं बन पा रहा है, आइसोलेटेड है ना, अलग रहता है, तो वो क्या है, उसकी पर्सनैलिटी पे आगे चल के अफेक्ट करता है। क्योंकि ये भी क्या है, एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, यानी कि उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो वो क्या है, उसको एक ग्रुप का पार्ट होना, दोस्त बनाना क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं बना पाएगा तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी आगे चल के, जो वो क्या होगा, अनसोशल नहीं होगा, इंट्रोवर्ट होगा, बातें नहीं करेगा ज्यादा। तो ये उसकी, इस तरीके से ये उसकी पर्सनैलिटी में शो होगा। देन जेनिटल स्टेज में क्या आता है आपका, इसमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, मेच्योरिटी। अब वो जो लेटेंसी थी वो तो था आपका एक लड़कियों का ग्रुप है, लड़कों का ग्रुप है। अब क्या होता है कि 11th 12th में जाके आपका ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होना। ठीक है, अ, आपका ये जो बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, क्रशेस, अफेक्शन, ये सारी चीजें। ठीक है, और यूजुअली जो जेनिटल स्टेज है ये आपका एंड तक रहती है, until डेथ तक। So, the focus on genital stage is on mature adult sexuality, which Freud define as sexual. तो ये सारी चीजें होती हैं। सो देखो, जितनी भी ये स्टेजेस हैं, इनको क्या है, एक टाइमली इनको इनको अचीव करना होता है, एक इंडिविजुअल को, एक बच्चे को। इसमें फैमिली का, एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है
है ना। तो कैसे वो देख रहा है, अब मतलब जैसे लड़कियां हैं तो लड़कियां क्या करती हैं, या लड़के क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन यूज करते हैं। आइडेंटिफिकेशन मतलब उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, है ना। तो जैसे वो आइडेंटिफिकेशन करेंगे, बड़े होके उनकी पर्सनालिटी भी वैसे ही अफेक्ट करेगी। सो होता क्या है कि अगर ये सारी स्टेजेस टाइमली अचीव करे बच्चा, उसमें क्या है, फैमिली का, पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि ओरल स्टेज में हमने पढ़ा था, जैसे ही बच्चा रोया उसको फीड कराया, तो उसको पता है कि वो जब भी रोएगा उसको मिल जाएगा दूध, या उसको जो भी खाने की जो भी उसको चाहिए, तो उसकी पर्सनैलिटी भी आगे चल के वैसी ही हो जाएगी। ठीक है। तो अब वो बच्चे के हाथ में तो नहीं है, किसके हाथ में, पेरेंट्स के। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इंडिया में यूजुअली नहीं होता, लेकिन बहुत अब्रॉड में जहाँ लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि चाइल्ड के लिए, बच्चा जब बेबी प्लान करने से पहले वो काउंसलिंग कर लेते हैं, है ना। तो उनको ये चीज सीखते हैं वो लोग कि जब बच्चे की ओरल स्टेज होगी, जब बच्चा इतने महीने का होगा, तो उसको किस तरीके से, अगर उसको ओरल ग्रेटिफिकेशन और ये है, तो किस तरीके से हर एक स्टेज पे उनको बिहेव करना है ताकि वो फिक्सेशन ना हो। ठीक है, उसकी पर्सनालिटी पे, उसके उस चीज पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, और आगे चल के उसकी पर्सनालिटी कैसी बने, एक अच्छी पर्सनालिटी बने, गुड अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स हो उसके अंदर, इमोशनली वो स्ट्रांग हो। तो ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है। उसके बाद आपका क्या था, ये जो पर्सनालिटी का असेसमेंट है, ये पढ़ा था तुम लोगों ने, असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। नो मैम, ये नहीं हुआ था। तो पर्सनालिटी को मेजर करना या असेस करना, सो ये इम्पोर्टेंट होता है कई बार। जब हम क्यों कर रहे हैं किसी की पर्सनालिटी को असेस, हमें यूजुअली तो ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है ना कि मैं, आप मेरी पर्सनालिटी को असेस करो या मैं आपकी करूं। तो यूजुअली क्या होता है कि जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें जब आप किसी की पर्सनालिटी को असेस करते हो, अगर कोई डिप्रेस पेशेंट है ना, तो अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर किसी का जो एनल स्टेज होती है उसमें क्या है, टॉयलेट ट्रेनिंग और ये सारी चीजें, तो ये क्या असर करती है कि बच्चा अगर ये सब स्टेजेस नहीं पार कर पाएगा तो आगे चल के वो थोड़ा, या लेटेंसी की देखा जाए तो बड़े होके वो आइसोलेटेड रहेगा, इंट्रोवर्ट रहेगा। तो ऐसे लोग जो इंट्रोवर्ट रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, वो ज्यादा प्रोन होते हैं किसके, डिप्रेशन के, है ना। क्यों, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है, वो अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर सकते। हाँ, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली है, लेकिन जनरली मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। तो जो आइसोलेटेड रहते हैं, जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, रिजिडिटी जिनमें है, तो वो लोग क्या होते हैं, डिप्रेशन के लिए ज्यादा प्रोन होते हैं। तो जब आप इस तरीके के मेंटल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, तो ऐसे में पर्सनालिटी मेजरमेंट इम्पोर्टेंट होता है। तो पर्सनालिटी को मेजर करना, इसके क्या तरीके होते हैं। एक तो है आपका सब्जेक्टिव। ठीक है। तो सब्जेक्टिव में क्या है, इंडिविजुअल जब खुद बात करें इस चीज जब आप जो इंडिविजुअल के थ्रू देखोगे, जैसे अपनी बायोग्राफी लिखना, इंडिविजुअल हिस्ट्री हो गई, आप इंटरव्यू टेक्निक, आप उससे बात कर रहे हो, फ्री एसोसिएशन टेक्निक, पेपर पेंसिल क्वेश्चनेयर्स हैं उसमें इंटरव्यू में। तो जब आप डायरेक्टली पेशेंट से, सॉरी, किसी भी इंडिविजुअल से बात करके, उसको उसका इंटरव्यू लेके, या फ्री एसोसिएशन क्या होता है, फ्री एसोसिएशन, तो फ्री एसोसिएशन टेक्निक जो है वो सिगमंड फ्रॉइड ने ही दी थी। ठीक है। तो ही बिलीव दैट आस्किंग द सब्जेक्ट
speak of his own of behavior that comes to his mind is important revelation of personality. तो बिना उससे कुछ भी किसी भी चीज को के बारे में पूछ के क्या करते हैं कि उससे ये बोलते हैं कि आप बताओ जो भी इस वक्त आपके दिमाग में है whatever, ठीक है। तो जब वो asking the subject speak of his own behavior that comes to his mind is important relevation of, तो आपको क्या लगता है कि आपका जो बिहेवियर है, ठीक है, तो आपके पास कोई अगर काउंसलिंग जो जैसे कोई काउंसलिंग के लिए है या किसी भी डिसऑर्डर के लिए आता है, तो उससे क्वेश्चन करते हैं कि आप अपने अपने बिहेवियर के बारे में क्या सोचते हो, आप उसके बारे में बोलो। He did not believe that subject need to be probed. He only needs time and someone need to listen him without any questions. ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार इंडिविजुअल बोलते बोलते कई बार आप ऐसा होता है कि आप किसी को बात अपनी फीलिंग शेयर करते हो और उससे बात करते करते बोलते बोलते ही आपको वो चीज खुद ही समझ में आ जाती है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है ना। तो वो सेम चीज है फ्री एसोसिएशन में। तो कई बार क्या होता है कि अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि अब दो लोगों की लड़ाई हुई थी, है ना। तो अगर मैं पूछूं अच्छा ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि आपने क्या चीज करी, है ना। तो बहुत ज्यादा लड़ाई हुई। तो अब मैंने आपसे एक से पूछा कि अच्छा बताओ कि आपको क्या लगता है क्या बात हुई, कहाँ पे आप गलत हो कहाँ सही हो। तो जब वो खुद ही वो चीज बोलेंगे तो उनको खुद ही रियलाइज होगा कि एक्चुअली में कहाँ गलत है कहाँ सही है। तो कई बार क्या होता है कि उन्हें क्वेश्चन करने पर्टिकुलर चीज पे बात क्वेश्चनिंग करना ये सब की जरूरत ही नहीं होती। आप सिंपली अगर फिर बोलोगे कि भाई बताओ क्या चीज है क्या दिमाग में आ रहा है, और वो फ्रीली उस चीज को एक्सप्रेस कर पाएंगे थॉट्स को। तो इस तरीके से भी आप असेस कर सकते हो उनके बिहेवियर को। तो उसके बाद इंटरव्यू टेक्निक क्या होती है, इंटरव्यू क्या होता है कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं फेस टू फेस, है ना। तो फेस टू फेस और टेलीफोनिक इंटरव्यू भी होते हैं। तो यहाँ पे मेनली फेस टू फेस की ही बात करेंगे। तो क्या होता है कि डायरेक्टली इंटरव्यू करके उससे बात करके उसकी पर्सनैलिटी के ट्रेड्स को जानना, है ना। कि अच्छा अगर ये होगा तो आप क्या करोगे या जो भी है। तो इस तरीके से आप उसकी पर्सनैलिटी को जब असेस करते हो तो वो आता है आपका इंटरव्यू टेक्निक में। टेक्निक्स हम कल एक और बार पढ़ेंगे। तो इंडिविजुअल हो गया बायोग्राफी हो गया आप किसी की। देखो आपने क्या किया, आपने गांधी जी की बायोग्राफी पढ़ी या अब्दुल कलाम की बायोग्राफी पढ़ी। तो आपने जब अब्दुल कलाम की बायोग्राफी पढ़ी तो उससे आपको पता चला कि उनकी पर्सनालिटी कैसी थी। पता चलता है ना जब आप किसी के बारे में पढ़ते हो किसी की बायोग्राफी पढ़ते हो तो कि उनकी पर्सनालिटी कैसी थी, वो कैसे क्या सोचते थे, वो कैसे बिहेव करते थे, कैसे उन्होंने प्रॉब्लम्स को झेला, कैसे उन्होंने गरीब होके फिर आगे बढ़े, कैसे उन्होंने चेंज किया लोगों को अफेक्ट किया। तो बायोग्राफी पढ़ के भी किसी की पर्सनालिटी को असेस किया जाता है जा सकता है। तो ये सब्जेक्टिव मेथड्स में है। सब्जेक्टिव मेथड्स में जो इम्पोर्टेंट है वो आपको क्या याद रखने, एक तो बायोग्राफी, आप किसी की बायोग्राफी अगर पढ़ते हो उसके थ्रू आप जानते हो। इंडिविजुअल हिस्ट्री, अब हर किसी की बायोग्राफी तो नहीं लिखी जा सकती, लेकिन आप अगर किसी से हिस्ट्री कलेक्ट करते हो कि अभी तक क्या क्या हुआ आपके साथ या जो भी है आप उससे पूछते हो हिस्ट्री कलेक्ट करते हो उसकी लाइफ की। तो उसके थ्रू भी आप असेस कर सकते हो। जैसे अगर कोई आपको बता रहा है कि एक बार ऐसा हुआ था बचपन में इस तरीके से कुछ हुआ था या मैं फेल हुआ था, फिर मैंने और अच्छे से पढ़ाई की, फिर मैं अगली बार और अच्छे मार्क्स लाया, तो उससे भी उसकी पर्सनैलिटी का पता चलता है। तो ये क्या है, हिस्ट्री कलेक्शन, इंडिविजुअल हिस्ट्री, है ना। देन आपका क्या था, इंटरव्यू था। इंटरव्यू में आप डायरेक्टली पेशेंट किसी से भी क्वेश्चनिंग करके
तो इंटरव्यू में एक और चीज होती है, देखो इंटरव्यू एक स्ट्रक्चर टेक्निक है। स्ट्रक्चर मतलब इसमें क्या होता है कि जब दो लोग बातें कर रहे हैं, है ना, तो जो इंटरव्यू ले रहा है तो उसके पास क्या होता है, एक क्वेश्चन का एक सेट होता है ना। तो फिक्स होता है कि उसको ये क्वेश्चंस पूछने हैं और उसको उन क्वेश्चंस का रिस्पांस लिखना होता है, नोट डाउन करना होता है। और फिर वो जो उसका रिस्पांस था उसके बेसिस पे उसकी पर्सनालिटी को असेस करना होता है। तो ये इंटरव्यू टेक्निक है। फ्री एसोसिएशन में क्या है, उसके पास कोई सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, डायरेक्टली बात करेगा कि जो भी उसको फील हो रहा है, जो भी उसको उसके बिहेवियर के बारे में वो क्या सोचता है, तो डायरेक्टली वो जब सब कुछ बताता जाएगा, फिर उसमें से उसकी पर्सनालिटी को मेजर करना। तो ये सब किसके अंदर आते हैं, सब्जेक्टिव के अंदर। तो सब्जेक्टिव का मतलब है कि जो सब्जेक्ट है जिसकी आपको पर्सनालिटी आप मेजर कर रहे हो, वो इक्वली इन्वॉल्व्ड है असेसमेंट में। तो ये क्या होती है आपकी सब्जेक्टिव टेक्निक। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि उसको पता नहीं है कि आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, आप सिंपली मेजर कर रहे हो उसकी पर्सनालिटी को, आप सिंपली क्या करते हो, आप ऑब्जर्वेशन करते हो। आप वर्बल बिहेवियर उसका कैसा बिहेव कर रहा है, क्लोजली आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, और फिर ऑब्जर्वेशन के थ्रू जब आप उसकी पर्सनालिटी को मेजर करते हो, उस वो किस में आता है आपका ऑब्जेक्टिव टेक्निक में। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टेक्निक समझ में आया, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। सो नेक्स्ट इज प्रोजेक्टिव टेक्निक। तो देखो क्या होता है कि जो हमारी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है, ये इन चीजों में गड़बड़ हो सकती है ना। क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव में क्या है, कई बार चीजें झूठ भी हो सकती है ना, कि कोई झूठ भी बोल सकता है, उसको जो फील हो रहा है वो नहीं बोलेगा, वो ऐसी चीज बताएगा कि आ, वो एक्सेप्टेबल लगे, है ना, तो उसमें फॉल्ट आ सकता है। या अगर ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि इसमें बहुत जरूरी है कि देखो इसमें मेन रोल जो है वो किसका है, जो ऑब्जर्व कर रहा है ना। क्योंकि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वो अपना काम कर रहा है, वो इन्वॉल्व नहीं है इस प्रोसेस में। इसमें जो मेन रोल किसका है, ऑब्जर्वेटर का। तो जो ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जर्वर, तो वो कैसा होना चाहिए, मैं इतना ट्रेंड होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए कि वो अच्छे से मेजर कर पाए, वो हर एक चीज को समझ पाए कि उसका क्या बिहेवियर कैसे हो रहा है, उसको इंटरप्रेट एनालिसिस अच्छे से कर पाए, है ना। तो अगर अच्छा ऑब्जर्वर ना हो, अगर सब्जेक्टिव मेथड में अगर सब्जेक्ट गलत बताए बातें, है ना, तो कई बार क्या होता है, ये दोनों जो तरीके होते हैं वो असर नहीं कर पाते। और ये दोनों चीजें क्या होती हैं, आपकी कॉन्शियस माइंड में है ना। तो अब जैसे इंटरव्यू टेक्निक है, या आपका कोई भी अगर इसकी इंटरव्यू हो गया, और क्या क्या था उसमें, आप बायोग्राफी कह लो, या फिर आप इंडिविजुअल बातें, इंडिविजुअल असेसमेंट कह लो। तो इसमें क्या है कि वो वही बताएगा जो उसको पता है, जो उसके कॉन्शियस माइंड में है। और जैसे कि हमने पढ़ा था, हमारी पर्सनालिटी को सबसे ज्यादा क्या अफेक्ट करता है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो चीजें हैं, है ना। तो जैसे किसी ने बचपन में जो चीज देखी है, उसको बड़े होके उससे डर लगने लगेगा। तो वो अभी वो बिहेव करेगा कैसे कि वो डर रहा है वो, लेकिन वो चीज कहाँ से है, अनकॉन्शियस माइंड से उसकी स्टडी करना, उसकी अनकॉन्शियस माइंड को स्टडी करना, ये सब चीजें किसके थ्रू पॉसिबल है, आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक के थ्रू। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हम कल पढ़ेंगे, इसमें सारे टेस्ट आते हैं, रोसाज टेस्ट और टीएटी, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। तो ये इसमें टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका ये जो टेस्ट है असेसमेंट, ये आपके एग्जाम में भी आते हैं।
वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हो गया, तो ये इंक ब्लॉट टेस्ट पढ़ा होगा ना ये। नो मैम। नो मैम। तो ये टेस्ट इम्पोर्टेंट है, कैसे आप ये टेस्ट के थ्रू ये परफॉर्म करते हो, जिस आपको जिसकी पर्सनालिटी असेस करनी होती है, कैसे आप ये टेस्ट के थ्रू आप पता लगा सकते हो कि उसकी जो पर्सनालिटी है वो कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके इमोशंस कैसे हैं, या उसकी माइंड सेट उस वक्त कैसा है। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट हैं, ये थोड़ा बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको कल देखते हैं। ठीक है, तब तक